गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अग्निपथ स्कीम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अग्निपथ स्कीम जो कि जून 2022 में अनाउंस की गई थी, उससे कई पॉलिटिकल पार्टीज़ और कुछ आर्म्ड फोर्स के वेटरन्स जो हैं अपोज कर रहे हैं। खासकर ऑपोजिशन पार्टीज़ ने एक जो है पूरा कैंपेन चलाया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में, जहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज एक मेजर एम्प्लॉयर है और गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल बनाया गया। तो पहले तो हम देखते हैं कि अग्निपथ स्कीम है क्या। अग्निपथ स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 2022 में लेकर आई थी रिक्रूटमेंट टू आर्म्ड फोर्सेस के लिए। और ये एक ऐसा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स जो ऑफिसर रैंक से बिलो के होंगे उन्हें रिक्रूट किया जाएगा और 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर उनको सर्विस देनी होगी। ठीक है। तो कैंडिडेट्स जो हैं उनकी एज 17.5 से लेकर 21 साल के बीच में होती है अग्निपथ स्कीम के लिए जब उन्हें एनरोल किया जाता है। तो गर्ल्स को भी जो है वो गिवन एज लिमिट में अग्निपथ एंट्री अलाउड है। लेकिन कोई रिजर्वेशन जो है वुमेन के लिए इसमें कोई ऐसी नहीं है। रिक्रूटमेंट जो है वो साल में 2 बार जो है वो की जाती है रैलीज़ के थ्रू। और अगर जो है बेनिफिट्स अगर हम देखें, पे या बेनिफिट्स, तो अगर जो सोल्जर ड्यूटी के टाइम पर जो है वो शहीद हो जाता है तो फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलता है। डिसेबल हो जाता है तो अग्निवीर को 44 लाख एज कंपनसेशन मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी डिसेबिलिटी है। जो कि नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं जो रेगुलर सर्विस में हैं, अग्निवीर्स को पेंशन नहीं मिलती है उनके मुकाबले। लेकिन जो 25% अग्निवीर जो आगे जाते हैं, सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं सर्विस द्वारा, उनको आगे फिर वो पेंशन मिलती है, पेंशन बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिसमें जो वो 4 साल की सर्विस है इनिशियल, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है। स्कीम का मोटिव ही ये था कि आर्म्ड फोर्सेस की परमानेंट फोर्स लेवल्स की जो परमानेंट फोर्स लेवल है उसको कम किया जाए। तो आर्मी में 2 बैचेस जो हैं 40,000 अग्निवीर्स के कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी ट्रेनिंग। थर्ड बैच चल रहा है 20,000 अग्निवीर्स का। नेवी में 7385 अग्निवीर्स अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स में लगभग 5,000 के आसपास अग्निवीर्स अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अग्निपथ स्कीम को लाया ही इसलिए गया था ताकि आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल यूथफुल रखा जा सके। डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि जितना हो सकता है आर्म्ड फोर्सेस यूथफुल रहें, हाईटेक रहें, अल्ट्रा मॉडर्न रहें, यही हमारा जो है वो मोटिव है। एवरेज एज जो आर्म्ड फोर्सेस में है जो कि अभी 32 साल है, वो कम होकर 26 साल रह जाएगी एवरेज एज अग्निपथ की इम्प्लीमेंटेशन के बाद। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि अग्निवीर जो हैं जो अपनी सर्विस कर लेंगे उसके बाद वो सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि वो ऐसे स्किल्स, डिसिप्लिन और एजुकेशन सीख जाएंगे कि वो आम जनता से डिफरेंट होंगे। अग्निपथ का अपोजिशन क्यों किया गया? क्रिटिक्स ने कहा कि अग्निपथ स्कीम जो है वो एक लेसर कार्डर ऑफ सोल्जर्स जो है वो क्रिएट कर रही है, जो सेम टास्क कर रहे हैं कमीशन सोल्जर्स जितना, लेकिन फिर भी उनको पे बेनिफिट्स कम मिल रहे हैं और बाकी के भी उनके प्रॉस्पेक्ट्स लिमिटेड रहते हैं। जो डिस्पैरिटी है उससे सिग्निफिकेंट डिससेटिस्फैक्शन जो है वो देखने को मिला है, खासकर उन लोगों में जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट को एज अ मीन्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और अपवर्ड मोबिलिटी देखते थे। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इश्यूज फेस्ड बाय आंध्र प्रदेश। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई तरह के इश्यूज जो है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के बाद जो है वो एमर्ज हुए, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना। अब 10 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर हैदराबाद को एक कॉमन कैपिटल रहना था दोनों स्टेट्स की। 2 जून 2024 तक वो टाइम अब निकल चुका है, इसीलिए तेलंगाना जो है वो इसीलिए जो हैदराबाद है वो तेलंगाना के पास शिफ्ट हो रहा है। तो कुछ ऑफिस स्पेसेस, एक इंटरिम सेक्रेटरीट, एक हाई कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश तो किया गया है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स द्वारा, लेकिन अभी तक वो प्रॉपरली आंध्र प्रदेश का जो है वो अमरावती को अपनी कैपिटल नहीं बना पाया है। इकोनॉमी ऑफ द स्टेट भी इम्प्रूव नहीं हुई है। ठीक है। और मेजर प्रोजेक्ट्स जैसे कि पोलावरम प्रोजेक्ट वो भी डिले हो गया है, और टेक्निकली और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी की वजह से। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिसोर्स गैप जो भी था आंध्र प्रदेश का उसको फिल करना था। तो उस समय जो रेवेन्यू डेफिसिट जो स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया वो लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का था, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने जब अपने हिसाब से एस्टिमेट किया तो वो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास आया। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 31,000 करोड़ के आसपास जो है वो ऑलरेडी टच कर चुका है मार्च 2024 में।
कई तरह के इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेशंस जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के टाइम पर बनाए गए थे वो नहीं बन पाए हैं क्योंकि कंसेंसस नहीं बन पाया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। असेट्स लगभग जो 245 इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं वो भी अभी तक दोनों स्टेट्स के बीच में डिवाइड नहीं हो पाए हैं। जो पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश हैं वो अभी भी हैदराबाद पर डिपेंडेंट है अपनी हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को लेकर। तो क्या करने की ज़रूरत है? तो वाईएसआर सीपी जो है, जो पिछली गवर्नमेंट थी, टीडीपी से पिछली गवर्नमेंट, उन्होंने तो 3 कैपिटल्स का आर्गुमेंट रखा था जो कि ईज़ी नहीं था। इसीलिए एक बिग कैपिटल अमरावती नाम से जो है वो बनाने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन फिस्कल प्रॉब्लम्स जो है उसमें भी एक बहुत बड़ा दिक्कत दे रही है। तो गवर्नमेंट को जो है एक कैपिटल बनाने के लिए बहुत से रिसोर्सेज की ज़रूरत है ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी आ सके। तो इसके लिए जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की पोर्ट लेड डेवलपमेंट को प्रायोरिटी रख सकती है और उसका एक बिगर शेयर ले सकती है ताकि जो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एडवांटेज है उसका फ़ायदा लिया जा सके। तेलंगाना के साथ भी जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है? जैसे कि तेलंगाना ने जो पैसा देना है पावर के लिए, पावर सप्लाई के लिए, फिर रिवर मैनेजमेंट बोर्ड्स जो उनको सेटअप करना है आंध्र प्रदेश में, उनको जो कि उसको शिफ्ट करना पड़ेगा हैदराबाद में, ठीक है? तो एक डिस्कशन ये भी चल रही है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए आंध्र प्रदेश को ताकि जो रेवेन्यू लॉस हुआ है वो जो है वो रिकवर किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं WTO's SPS एग्रीमेंट। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और यूएस ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि उन्होंने अपने जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट थे पोल्ट्री इंपोर्ट्स के वाशिंगटन से उसको म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन से रिजॉल्व कर लिया है, तो उनको अब डिस्प्यूट सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो SPS एग्रीमेंट क्या होता है? सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये जब से WTO बना तब से जो है इन्फोर्स हैं। तो बेसिकली ये नॉर्मल रूल्स होते हैं जो फूड सेफ्टी या एनिमल या प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड्स के। तो इसको कैसे देखा जाता है? SPS मेजर्स जो हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और सफिशिएंट एविडेंस पर बेस्ड होने चाहिए और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होने चाहिए, जैसे कि जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस OIE IPPC जो बनाते हैं उसी को ही जो है वो हार्मोनाइज होने चाहिए। SPS मेजर्स जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं वो भी एक्सेप्टेड होने चाहिए WTO के मेंबर्स को आपस में। कंट्रीज़ जो हैं वो रिस्क असेसमेंट्स भी कंडक्ट करेंगी डिटरमिन करने के लिए कि कितने अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए। मेंबर्स जो है वो पेस्ट और डिसीज़ फ्री एरियाज़ भी रिकॉग्नाइज़ करेंगे और चाहे वो एक सिंगल कंट्री के बीच में हो या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के बीच में हो। कंट्रीज़ को जो ये चेंजेस वो कर रहे हैं अपने SPS मेजर में उसको नोटिफाई करना पड़ेगा बार बार WTO के SPS नोटिफिकेशन सिस्टम के थ्रू। ये डिस्प्यूट्स अगर कोई इससे इमर्ज होते हैं तो WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है वो उसको एड्रेस करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो PM मोदी ने ओथ ऑफ ऑफिस लिया है और कैबिनेट बनाई है, तो उसके अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी बना है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है? प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। इसी कमेटी के अंदर डिस्कशन डिबेट या होती है या फिर ये एपेक्स बॉडी होती है जिसमें कि नेशनल सिक्योरिटी बॉडी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स जो है ऑफिशियल्स की जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, डिफेंस पॉलिसी, एक्सपेंडिचर या फिर इंडिया के सिक्योरिटी से रिलेटेड जनरल मैटर्स, वो सब इसी में ही लिए जाते हैं फैसले। इसके मेंबर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अगर इसके फंक्शंस देखें तो डिफेंस और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको डील किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, मैटर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो भी यही डील करती है कमेटी। इवन पॉलिटिकल इश्यूज़ भी जो हमारी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं उसमें भी उसको भी हमारी कमेटी यही डिस्कस करती है। तो अब कैबिनेट कमेटीज़ कौन सी होती हैं? कैबिनेट कमेटीज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, बट इनको इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो यूनियन कैबिनेट के ऊपर बर्डन है उसको कम किया जा सके। इसको कॉन्स्टिट्यूट या रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जब भी नवी गवर्नमेंट चार्ज लेती है, ठीक है? तो अभी तक टोटल ऐसी 8 कैबिनेट कमेटीज़ हैं, ठीक है? चाहे इकोनॉमिक अफेयर्स हो, पॉलिटिकल अफेयर्स हो, सिक्योरिटी पे हो, पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे हो, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर हो, एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट पर हो, अकोमोडेशन पर हो, इवन अपॉइंटमेंट्स कमेटी, ठीक है? जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माउंट फुजी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टाउन है जापान में जो कि स्टेप्स ले रहा है ताकि टूरिस्ट जो है वो जो परफेक्ट पिक्चर लेना चाहते हैं माउंट फुजी में उनको रोका जा सके, उसकी वजह से जो ट्रबल हो रही है, ठीक है? तो माउंट फुजी क्या है? टॉलेस्ट पीक है जापान की।
100 किलोमीटर वेस्ट में लोकेटेड है ये टोक्यो से। माउंट फुजी एक कोई लार्ज माउंटेन रेंज का पार्ट तो नहीं है, ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो कि डॉर्मेंट है पिछले कई सालों से, 1707 से खासकर। इसके पास एक प्रोमिनेंट समिट क्रेटर है, और ये वो एरिया है जहाँ पर पैसिफिक प्लेट सिंक हो रही है अंडर द बॉटम ऑफ फिलीपीन प्लेट। और चाहे ये एक्टिव वॉल्केनिक नेचर हो इसका, फुजी की जो समिट है वो कवर्ड रहती है स्नो से मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है 2013 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एबिसल प्लेन्स। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक डीप सी एक्सपेडिशन हुई एबिसल प्लेन्स की पैसिफिक ओशन में। तो वहाँ पर ट्रांसपेरेंट सी क्यूकम्बर्स, पिंक सी पिग्स, बाउल शेप्ड स्पॉन्जेस, ये सब जो है एनिमल्स डिस्कवर किए गए। तो एबिसल प्लेन्स क्या होते हैं? तो ये फ्लैट रीजन है ओशन फ्लोर के। इनकी डेप्थ जो है वो, अगर हम लगातार में देखें तो 10 से 100 सेंटीमीटर पर किलोमीटर होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स लंबाई में हो सकते हैं। ठीक है, और ये मेजर कॉन्टिनेंटल कोस्ट लाइन्स के से दूर होते हैं। ठीक है, और के पास भी होते हैं और दूर भी होते हैं। सबसे ज़्यादा एबिसल प्लेन्स जो हैं अटलांटिक ओशन में देखने को मिलते हैं, इंडियन ओशन में भी हैं बट उतने नहीं हैं, और सबसे कम जो है वो पैसिफिक ओशन में है। टोटल जो है वर्ल्ड हमारे अर्थ के ओशन फ्लोर पर जो है 40% जो है एबिसल प्लेन्स ही हैं। और एबिसल प्लेन्स जो है वो 2000 मीटर तक की जो है गहराई पर देखने को मिलते हैं, और इसमें कई तरह के सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं डीप ओशन टर्बिडिटी करंट्स की वजह से। विंड ब्लोन डस्ट, वॉल्केनिक ऐश, केमिकल भी जो है वो इसमें प्रेसिपिटेट होकर फैल जाता है। और एबिसल हिल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि एबिसल प्लेन्स के साथ होते हैं। अंडर वाटर वॉल्केनिक पीक्स भी देखने को मिलती हैं जिनको हम सी माउंट्स कहते हैं। ऐसे ही ओशियानिक ट्रेंच, जहाँ पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जो है वो धंस रही होती है, उसको हम ओशियानिक ट्रेंच कहते हैं। जहाँ पर सी फ्लोर जो है वो ड्रामेटिकली बिल्कुल अंदर जो है वो धंसने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड ओशंस डे 2024। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड ओशंस डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया यूएन के हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में। तो इसको हर साल जून 8 को सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, जो कि ओशंस प्ले करते हैं क्रिटिकल रोल हमारे प्लानट के इकोसिस्टम में। ओशंस लगभग 70% ऑफ अर्थ के सरफेस को कवर करते हैं, और ये इनकरेज करते हैं ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन मैनेजमेंट। थीम जो है 2024 के वर्ल्ड ओशंस डे का था अवेकन न्यू डेप्थ। और वर्ल्ड ओशंस डे जो है पहली बार 1992 में अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरो में के टाइम पर इसको प्रपोज किया गया था। ये एक ऐसी ग्लोबल इवेंट है जो कि UNCED इसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये आइडिया 2008 में यूनाइटेड नेशंस को आया जब इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया। UN जनरल असेंबली ने 8 जून को वर्ल्ड ओशंस डे जो है वो डेजिग्नेट कर दिया, और हर साल UN डिवीजन फॉर ओशन अफेयर्स एंड लॉ ऑफ द सी ऑर्गेनाइज करता है इवेंट्स, ताकि पब्लिक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा सके। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Agnipath scheme. This topic is important for your governance section. So Agnipath scheme, which was announced in June 2022, has faced opposition from political parties and armed forces veterans. So opposition parties have campaigned in states like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, where the armed forces are a major employer, and this has led to the laggard performance of BJP in these states. So with BJP now falling short of majority, some partners of the NDA are seeking a review of this scheme. Okay. So Agnipath scheme is a government scheme which was launched in 2022 for recruitment to the armed forces. So it is a recruitment process for individuals below the rank of officers with the goal of deploying fitter younger troops on the front lines, many of whom will be on a 4-year contract. So candidates between the age of 17.5 years to 21 years will be eligible for enrolling in the scheme. Girls under the given age limit are open for Agnipath entry, while there is no such reservation for women under this scheme. The recruitment standards will remain the same, and the recruitment will be done twice a year through rallies. Okay. So what are the pay and benefits for the Agniveers? If they die on duty, their family receives a lump sum of 1 crore rupees. In case of disability, an Agniveer can receive up to 44 lakh rupees as compensation, depending on the percentage of disability suffered. Okay, so Agniveers
or Agnipath scheme is different from regular military service because, unlike soldiers in regular service, Agniveers do not draw pensions post retirement. Only 25% of the Agniveers who are absorbed into the forces after 4 years will receive a pension benefit, and the scheme also aims to reduce the armed forces permanent force levels and cut the pension bill of the defense forces, okay, which is a long standing concern for the government. So in the army, two batches of 40,000 Agniveers have already completed their training, and the third batch of 20,000 began training in November 2023. In the navy, three batches of 7385 Agniveers have already completed their training, and in the Indian Air Force, almost 5,000 Agniveers have completed their training. So, why was this scheme introduced? Of course, the aim was to not just reduce the armed forces wage and pension bill, but also to ensure that the armed forces remain youthful. Defense Minister had said that the intention was to make the armed forces youthful, high tech, and ultra modern. The average age in the armed forces, currently at 32 years, will be reduced to 26 years with this program's implementation. The government also argues that Agniveers, after completing their service, will positively contribute to civil society with the skills, discipline, and education that they would receive during their 4 years of service. So, why this scheme, if it is so good, why it has received strong opposition? Because there are several states where the youth views military recruitment as a means to economic stability and upward mobility, and critics have also argued that Agnipath scheme creates a lesser cadre of soldiers who perform the same task as fully commissioned soldiers, but with lower pay, fewer benefits, and limited prospects. Okay. So the next topic is issues faced by Andhra Pradesh. This topic is important for your governance section. So several issues related to Andhra Pradesh Reorganization Act remain pending between the two successor states, Telangana and Andhra Pradesh, 10 years after their bifurcation. So, according to the Andhra Pradesh Reorganization Act, Hyderabad would be the common capital of Andhra Pradesh and Telangana until June 2024. While fewer office spaces, an interim secretariat, and a high court have already been established, successive governments have not been able to make Amaravati the capital. The economy of the state has not improved compared to states like Maharashtra and Gujarat. Major projects like Polavaram project have been delayed, and it is under the pretext of technically and economic feasibility issues. So the Reorganization Act also mandated that union government would lend support to Andhra Pradesh for the resource gap for 2014 and 15 period. The revenue deficit was estimated by the state government at 16,000 at that time, 60,000 crore at that time, which was reduced to about 4,000 crore by the union government after the revision. The revenue deficit has already touched 31,000 crore by March 2024. The division of various institutions and corporations under the Reorganization Act has not been completed due to lack of consensus. Similarly, the assets belonging to nearly 245 institutions mentioned in the Reorganization Act are yet to be divided between the two states. The people of Andhra continue to rely on Hyderabad for health and educational facilities. So, what needs to be done? So, YSRCP, the previous government, put forth the idea of three capitals, but it may not be easy and it may run into legal issues. Similarly, a grandiose capital planned by the DDP will have fiscal issues, and to win investors' confidence, the government has to develop a capital with the resources that it has now. So it is being suggested that the union government already is prioritizing port-led development, and Andhra Pradesh has its coast, which it can be which it can put to great advantage and take a bigger share in the pie. So there are also pending issues with Telangana which need to be resolved. Like Telangana must pay 6,756 crore to AP for the supply of power post bifurcation. The river management boards which were supposed to be set up in AP should be shifted to state from Hyderabad. And there is also a discussion regarding special category status which needs to be given to Andhra Pradesh to make up for the revenue losses incurred by the state. Okay, after the split of the United States in 2014. So the next topic is WTO's SPS agreement. This topic is important for your economy and your international relations. So India and the US have informed the WTO that they have reached a mutually agreed solution on the outstanding dispute on poultry imports from Washington, and that's why
they are resolving all of their 7 disputes at the Global Trade Watchdog. And what is this SPS agreement? It is the agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures, which is a treaty of the WTO, which came into force with the establishment of WTO itself on in 1995. So basically, it sets out the basic rules for food safety and animal and plant health standards. So, what are the key provisions for the same? So, SPS measures must be based on scientific principles and sufficient evidence, except for provisional measures. So members are encouraged to align SPS measures with international standards set up by bodies like Codex Alimentarius, OIE, IPPC. SPS measures of other countries should be accepted as equivalent also, uh, as if they achieve the same level of protection. So countries must also conduct risk assessments to determine the appropriate level of protection considering the impact of pests or diseases. Members should also recognize pest or disease free areas and areas of low prevalence even within a single country or group of countries. Countries must also notify changes in the SPS measures and provide regulatory information through WTO's SPS notification system. These disputes can be taken to WTO's dispute settlement body in case of failure of consultations. So the next topic is Cabinet Committee on Security. This topic is important for your polity section. So PM Modi has taken oath and he has established the cabinet with 71 ministers of the new coalition government. And cabinet, what is Cabinet Committee on Security? This is the most important cabinet committee, which is headed by the Prime Minister. It discusses, debates, and it is the apex body when it comes to the appointments of officials in the national security bodies. It also makes all the important decisions on defense policy, expenditure, and generally all matters of India's security. It consists of the Prime Minister, Defense Minister, Home Minister, Finance Minister, and External Affairs Minister. It deals with all the issues related to the defense and security of the country. It also deals with all issues related to the law and order and national security of India, and what kind of initiatives can be taken to enhance the national security of India. It also deals with policy matters related to foreign affairs, which may have a bearing on our internal and or external security. The committee also discusses the political issues which can impact the security of our nation. Okay, so what are these cabinet committees? So these are extra constitutional bodies, which means that they are not mentioned in the Indian Constitution. They are partly designed to reduce the burden on the Union Cabinet by allowing smaller groups of ministers to make decisions on specific policy areas. They are constituted or reconstituted when a new government takes over, and there are currently a total of 8 cabinet committees, like the Cabinet Committee on Economic Affairs, Political Affairs, Investment and Growth, Security, Parliamentary Affairs, Employment and Skill Development, Accommodation, and even the Appointments Committee of the Cabinet. Okay. So the next topic is Mount Fuji. This topic is important for your international relations. So a town in Japan is taking steps to stop tourists from causing trouble while attempting to capture the perfect picture of Mount Fuji, which is the tallest peak in Japan, and it is situated only 100 kilometers west of the capital city of Tokyo. Mount Fuji is not a part of the large mountain range. It is a stratovolcano and it has been dormant since its last eruption in 1707. It has a prominent summit crater and it is constructed from innumerable basaltic lava flows, each a few meters thick. Okay, it also has a smooth slope and a wide spreading base. It is said that main cause of Mount Fuji's volcanic activity is the Pacific plate sinking under the bottom of the Philippine plate. Despite its volcanic nature, Fuji's summit is covered in snow most of the time, and UNESCO has designated Mount Fuji as a World Heritage Site in 2013. So the next topic is abyssal plains. This topic is important for your environment section. So transparent sea cucumbers, pink sea pigs, and bowl-shaped sponges are some of the fascinating animals which were discovered during a recent deep sea expedition to the abyssal plains of the Pacific Ocean. So abyssal plains refer to the flat regions of the ocean floor. Their depth can vary as much as 10 to 100 centimeters per kilometer of horizontal distance. They can range as far as thousands of kilometers, forming huge plateaus beneath the sea. They are found on the ocean floor, usually off the coast of major continental coastlines. There are significantly more abyssal plains in the Atlantic Ocean than in any other. Some can also be found within the Indian Ocean, but there are very few that exist in the areas of the
Pacific Ocean. Approximately 40% of Earth's ocean floor is covered with by the abyssal plains. Abyssal plains occur at depths greater than 6,500 feet or 2,000 meters below the sea level. The basalt is covered by layers of sediment deposited by the deep ocean turbidity currents. There are several other minor components also, like the blown dust, volcanic ash, chemical that precipitates and causes the formation of this sediment over the abyssal plains. So abyssal plains also have nearby abyssal hills and underwater volcanic peaks called the seamounts. On the other side of the plain, there is usually an oceanic trench where the sea floor dramatically plummets. Okay, so it is the area where the sea floor is plummeting and the oceanic plate is undergoing subduction. Okay. So the next topic is World Oceans Day 2024. This topic is important for your environment section. So World Oceans Day was recently celebrated at the UN headquarters in New York. So it is celebrated annually on 8th of June to raise awareness about the critical roles that oceans play in our planet's ecosystem. Oceans cover more than 70% of Earth's surface, and they are crucial for regulating the climate, providing food and oxygen, and supporting a diverse range of marine life. So this event encourages global collaboration for sustainable ocean management. So this year the theme was Awaken New Depth. The concept of World Oceans Day was first proposed in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil. This global event, officially known as the United Nations Conference on Environment and Development, highlighted the critical role oceans play in sustaining life on Earth. And this idea then gained momentum over the years, which led to its official recognition by the UN in 2008. So UN General Assembly designated 8th of June as the World Oceans Day, and each year since then, the UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea organizes events to create public awareness about the World Oceans Day. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.